चलो भाई। राम राम मोहित। विक्रम भी राम राम। गुड इवनिंग सभी को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्टिकल्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब तक बाकी बच्चे आते हैं लाइव तब तक तुम लोग आंसर करना। व्हाट आर आर्टिकल्स? ठीक है, ये लो। क्या हो गया ये तो। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब तक बाकी बच्चे आते हैं तब तक मैं तुमसे पूछता हूँ, इसका आंसर बताना। व्हाट आर आर्टिकल्स? ये जो ग्रामर में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, ये क्या होते हैं? चलो आंसर करो इसका। राम राम भाई, सभी को गुड इवनिंग। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या है? राधे राधे। अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। गुड, बहुत अच्छी बात। डिटर्मिनर, बहुत अच्छी बात। अच्छा, देन वन मोर क्वेश्चन। व्हाट आर डिटर्मिनर्स? देन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर डिटर्मिनर्स? हम्म गुड इवनिंग भाई। हाँ, बढ़िया। मतलब ये बातें ना हमने फंडामेंटल में डिस्कस कर रखी है, वैसे मैं जो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, चलिए। तो देखिए, बेसिकली आर्टिकल्स जो होते हैं, अगर हम इनकी वर्ड क्लास की बात करें, दे आर डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, अब रहेगी बात भाई डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स आर सच वर्ड्स विच डिटरमिन द नाउन, या विच डिटरमिन नाउन्स। व्हाट डू दे डिटरमिन अबाउट नाउन्स? आइडेंटिटी। एक मिनट। आइडेंटिटी, नंबर, क्वांटिटी, ऑनरशिप, ऑनरशिप, पोजीशन, एटसेट्रा। तो डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनका यूज हम नाउन्स के साथ लिखकर करते हैं, नाउन्स की आइडेंटिटी, उनके नंबर, उनकी क्वांटिटी, उनकी ऑनरशिप, उनकी पोजीशन को रेफर करने के लिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नंबर के लिए डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मेरा है, क्या लिख रहा है बेटा? ठीक है, तो यहां से हमें ये समझना है कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन्स के साथ में करते हैं, नाउन्स की आइडेंटिटी को, नाउन्स के नंबर को, नाउन्स की क्वांटिटी को, पोजीशन को और ऑनरशिप को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स का यूज हम करते हैं नाउन्स की आइडेंटिटी को डिटरमिन करने के लिए। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, जनरल है, कैसा है, ये बताने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज उनके साथ में करते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये बात छोटी सी समझ में आ गई। अब देखो समझना, जैसा कि हमें सबको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, एक इंडेफिनिट, ठीक है, और एक डेफिनिट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, अब एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता ही चल जाता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जिनका यूज हम किसी नाउन के साथ में तब करते हैं जब उस नाउन की आइडेंटिटी इंडेफिनिट हो, मतलब डिफाइंड ना हो कि विच वन, कोई भी हो सकता हो, जनरल, पर्टिकुलर। ठीक है, इंग्लिश में फिलहाल में ऐसे दो आर्टिकल होते हैं जो इंडेफिनिट आइडेंटिटी के नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, ए और एन। ठीक, अच्छा, फिर आगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब समझ गए। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब एक ऐसा आर्टिकल जो उस नाउन के साथ यूज किया जाएगा जिसकी आइडेंटिटी हमारे लिए डेफिनेट है, मतलब हमें पता है कि विच वन। ठीक है, इंग्लिश में फिलहाल में एक ही होता है ऐसा आर्टिकल, द। ठीक, तो द डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। ठीक,
अच्छा, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ऐसे ध्यान रखना कि ये जो द होता है ये दैट की वीकर फॉर्म होता है। दैट भी डिटर्मिनर होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा दैट मैन, दैट बॉय, वगैरह वगैरह, ठीक। बहुत अच्छे रहो बेटा कपिल, ठीक। तो ये जो द आर्टिकल होता है दैट की वीकर फॉर्म होता है। वीकर का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी पर्सन को स्ट्रेस के साथ में रेफर करना होता है तो हम दैट लिख देते हैं, आई नो दैट बॉय, ठीक है, या आई ओन दैट कार, ऐसे। लेकिन जब हमें उसको नहीं इस तरीके से स्ट्रेस करना हो तो दैट की ही वीकर फॉर्म द होती है, उसका भी यूज हम कर सकते हैं जब हमें किसी डेफिनेट नाउन को रेफर करना हो, ठीक है। आई नो द बॉय या आई ओन द कार, इस तरीके से। एन आर्टिकल जो होते हैं ये वन या एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर नाउन को रेफर करना है जो केवल एक ही है, तो हम उसके साथ में वन का यूज कर सकते हैं, आई हैव वन कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर को स्ट्रेस कर रहे हैं कि हाउ मेनी कार्स। लेकिन अगर हमें नंबर को स्ट्रेस ना करना हो तो हम उसी की जगह एन आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, आई हैव अ कार, ठीक है। अच्छा, बाकी जब जनरल सेंस में रेफर करना होता है तो हम एन की मतलब एनी मान लेते हैं। ये मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूँ, देखो समझना। मैंने एक एग्जांपल लिखा, कमल हेल्प अ मैन, ठीक है। जैसे हमने लिखा कमल हेल्प्ड अ मैन, यू शुड नेवर ट्रस्ट अ मैन। अब जैसे मैंने दो एग्जांपल लिख दिया, सर मैं कहीं कमेंट नहीं करता, चुपचाप पढ़ कर चला जाता हूं। अभिषेक सिंह, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई कमेंट मतलब कमेंट का, ठीक है, क्लास में आए, अपना मन है गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम करने का तो कर लो, नहीं मैंने अपना पढ़ाई में लगो, ठीक है। कोई डाउट रहे जो पढ़ाया जा रहा है या जो पढ़ाया जा चुका है उससे रिलेटेड तो अपना कमेंट कर देना, मेरा मन होगा बता दूंगा, नहीं मन होगा नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम अपना कमेंट कर देना एक बार दो बार, थोड़ा थोड़ा टाइम के इंटरवल्स पे, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो अपने ऐसे पढ़ते रहना। सर इनका वीकर फॉर्म क्यों अलावा किसी का नहीं आता? हद है, हद है देवी जी। चलो अभी वो बाद में बताऊंगा। मुखर्जी नगर में आपके अलावा किसी को नहीं आता, क्या नहीं आता ये भी तो बता दे। मेरे अलावा किसी को मुखर्जी नगर में नहीं आता, क्या नहीं आता ये बताएगा। गुस्सा नहीं आता किसी को मेरे अलावा मुखर्जी नगर में? है, क्या नहीं आता? छोड़ो, वो मुखर्जी नगर में आता या ससुर नहीं आता, तुम उनको छोड़ो। हाँ, यहाँ पढ़ लो ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल ए लिखा और यहाँ पर भी आर्टिकल ए लिखा। तो अब ये देखो दोनों जगह हमने आर्टिकल ए लिख दिया, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट से इसको समझेंगे तो जैसे हमने लिखा कमल हेल्प्ड अ मैन, तो अ मैन का मतलब हो गया सम पर्टिकुलर बट इनडेफिनिट। पर्टिकुलर बट इनडेफिनिट मैन, मतलब कमल ने किसी एक आदमी की मदद की, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मैन कोई एक है। देखो हमने नाउन में भी पढ़ा था और पहले हमने कई बार पढ़ा है कि जो वन होता है, जैसे हमने लिखा वन बॉय या हमने लिख दिया वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे जो हम ये वन यूज करते हैं ना, न्यूमरल होता है, इसका यूज हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए, ठीक है, सिंगल यूनिट को रेफर करने के लिए। तो ये वाला जो ए है ना वो इसी वन की वीकर फॉर्म है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना कमल हेल्प्ड अ मैन, तो कमल हेल्प्ड अ मैन का मतलब ये हो गया कि कमल ने एक आदमी की मदद की। अब वो आदमी जो है ना वो कोई एक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, लेकिन वो कौन है उसके बारे में अभी हमें पता नहीं, मतलब डिफाइंड नहीं है। तो वो है पर्टिकुलर, लेकिन अभी उसकी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो इंडेफिनिट है, तो हमने ए आर्टिकल लिख दिया। तो एन आर्टिकल का यूज हम किसी इंडिविजुअल को जो कि इंडेफिनिट हो रेफर करने के लिए करते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा यू शुड नेवर ट्रस्ट अ मैन। अब अगर ये बात किसी एक इंडिविजुअल आदमी के बारे में कही जा रही है
मान लो ये बात हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, तब तो वो पर्सन डेफिनेट हो जाएगा, हमें द लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी को ये बता रहे हैं कि भाई इस आदमी का भरोसा नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, तो इसका मतलब वो कोई सर्टेन इंडिविजुअल होगा जिसको हम बता रहे हैं, उसको ये पता होना चाहिए कि किसको लेकर ये बात कही जा रही है, ठीक है। तब तो हमें यहाँ पे द लिख देना पड़ेगा। यू शुड नॉट ट्रस्ट द मैन, इस आदमी का भरोसा मत करना। लेकिन अगर मान लो कोई महिला किसी महिला से बात कह रही है, ठीक है, या कोई मतलब जानवर वगैरह नहीं होते, जैसे मूवी वगैरह होती हैं वो जंगल बुक वगैरह, ठीक है, उस तरीके की मोगली वगैरह की, कि उसमें कोई जानवर है किसी दूसरे जानवर से कह रहा है, या जानवर अपने बच्चों से कह रहा है कि इंसानों से दूर रहना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देना यू शुड नेवर ट्रस्ट अ मैन, ठीक, तो यहाँ पे मैन का मतलब मान लेंगे एनी मैन। हालांकि थोड़ा सा मुझे चेंज कर देना चाहिए था एग्जाम्पल, लेकिन चलो समझना। तो हमने लिखा यू शुड नेवर ट्रस्ट अ मैन, कि कभी किसी एक आदमी का ना भरोसा मत करना। मैन का मतलब यहाँ पे मान लो कोई महिला किसी दूसरे महिला से कह रही है कि मतलब पुरुष का भरोसा नहीं करना, तो ये जो हमने लिखा ना यू शुड नेवर ट्रस्ट अ मैन, यहाँ पे ए का मतलब है एनी। अब एनी का मतलब देखो क्या हो गया, एनी का मतलब ये हो गया कि जिस मैन की हम बात कर रहे हैं ना वो कोई पर्टिकुलर मैन नहीं है, वो जनरल है। जनरल का मतलब कोई भी हो सकता है उस कैटेगरी का, ठीक। और इंडेफिनिट तो होगा ही होगा, जब जनरल है तो इंडेफिनिट तो ऑब्वियस सी बात है होगा। तो ये डिफरेंस जो है ना छोटा सा, पहले एक बार ये समझ लो। हम्म। आर्टिकल पढ़ाना, इंग्लिश टीच करना, आर्टिकल। थैंक यू भैया। इतनी बड़ाई बड़ाई ज्यादा नहीं करा करो, मैं झाड़ पे टंग जाऊंगा, ठीक है। फिर पता चला आगे पढ़ा भी ना पाऊं, कि झाड़ पे टंग जाऊं तब तक। तुम लोगों को समझ में आता है, तुम लोगों को इससे फायदा होता है, ठीक है, क्लैरिटी आती है। क्वेश्चंस करते समय तुम्हें समझ में आ रहा होता है कि वो क्वेश्चन सही है गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, लग रहा है कि जो काम करने के लिए तुमने कोचिंग ज्वाइन की है मेरे पास, वो काम तुम्हारा हो जाएगा। बस इतना ही मुझे चाहिए, कि इतना हो रहा है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद चाहे दूसरे को पढ़ाना आता है, चाहे दूसरे को पढ़ाना नहीं आता है, चाहे मुझे पढ़ाना आता है, चाहे मुझे पढ़ाना नहीं आता, ठीक है। मतलब हमारा प्राइमरी जो पर्पस है ना, दैट शुड बी फुलफिल्ड, वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। पता चले मेरी बातों के मोह में तुम फंस गए कि बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं सर, ये तो बड़ा मोटिवेट कर देते हैं, ये तो वो कर लेते हैं, ये दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, लेकिन जो काम करना था वो हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो फिर से देखो एक बार मैं बता देता हूँ। एन आर्टिकल जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, इनका यूज हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए भी करते हैं जिसकी आइडेंटिटी डेफिनेट ना हो, और इनका यूज हम किसी जनरल को रेफर करने के लिए, मतलब एक टाइप में से किसी भी एक को रेफर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जब हम इनका यूज करते हैं किसी जनरल को रेफर करने के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर नाउन को या इंडिविजुअल को, तो ये एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। लेकिन जब हम इनका यूज किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए करते हैं जिसकी आइडेंटिटी हमारे लिए इंडेफिनिट ना हो, तो ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मतलब हम एन आर्टिकल का किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल को जो कि इंडेफिनिट हो रेफर करने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम एन आर्टिकल का यूज किसी डेफिनेट नाउन को रेफर ना करके, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर ना करके, इन जनरल किसी को भी रेफर करने के लिए यूज करते हैं, तभी एनी की विकर फॉर्म हो जाता है, ठीक। एक तो इस बात से एग्जांपल समझ सकते हो ये बात को, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, उनसे और समझ लेना, ठीक। देखो, ये जो एन का डिफरेंस है ना, वो वाला वन और एनी वाला, उसको यहां से समझना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, कमल कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। दूसरा हमने लिखा, कमल हैज बॉट अ कार। अभी जो दोनों मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, इनमें जो ए आर्टिकल है ये बताओ किसकी विकर फॉर्म है। फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने लिखा है ए, वो एनी की विकर फॉर्म है या वन की विकर फॉर्म है, ठीक है। सेकंड में जो हमने ए लिखा वो वन की विकर फॉर्म है या एनी की विकर फॉर्म है। दे एंजॉय एट द पार्टी, इसमें एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। सर कैसे हो गया, सही कैसे हो गया? बे पगले, ये गलत है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो। दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, दे एंजॉयड फूड एट द पार्टी, ऐसे कुछ लिखो। चलो बढ़िया, अब तुम समझ गए। ये जो है ना, इसमें ए का मतलब है एनी, और इसमें ए का मतलब है वन।
तो इसका डिफरेंस समझना। कमल हैज बॉट अ कार, तो इसका मतलब ये नहीं उसने कोई भी कार खरीद ली, सबको नहीं हम रेफर कर रहे हैं, हम केवल उस पर्टिकुलर कार को रेफर कर रहे हैं जो उसने खरीदी है। लेकिन चूंकि अभी उस पर्टिकुलर कार के बारे में हमें कोई और जानकारी नहीं है, तो वो इंडेफिनिट है, तो हमने आर्टिकल ए लिख रखा है, ठीक है। जब हम उसको डिफाइन कर लेंगे कि हाँ भाई ये वाली कार हमने देख लिया, उसको जान लिया, तब हम द लिख देंगे, ठीक। अच्छा, कमल कैन ड्राइव अ कार, मतलब वो कार को ड्राइव कर सकता है, तो कार कॉमन नाउन होता है, एक टाइप का व्हीकल होता है, और उस टाइप के अगर वो किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर ले तो हमने ये लिख दिया, ही कैन ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे ए का मतलब हो गया एनी, एनी कार का मतलब हो गया जनरल, कार इन जनरल, मतलब नॉट सम पर्टिकुलर कार बट जनरल, कोई भी कार, चाहे मेरी कार, चाहे तुम्हारी कार, चाहे किसी की भी कार, ठीक। तो एन आर्टिकल का यूज बेसिकली हम इंडेफिनिट नाउन्स को रेफर करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो तरीके के नाउन्स को रेफर कर सकते हैं, ऐसे किसी नाउन को जो एक ही है, सर्टेन है, इंडिविजुअल एक ही है, लेकिन अभी उसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, और किसी ऐसे को भी रेफर करने के लिए यूज कर सकते हैं जो पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं द पे। द जो होता है ना, जैसा कि इसके नाम से पता चल जाता है कि इसका यूज हम करते हैं उन नाउन्स के लिए जो कि डेफिनेट आइडेंटिटी के हों। अब हमें कैसे पता चलता है कोई नाउन डेफिनेट हो गया या नहीं हो गया, तो देखो मैं बताता हूं कैसे पता चलता है। हम्म। देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन हैज लॉस्ट अ बुक विच आई गेव हिम, ठीक है। दूसरा, द मैन वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, वॉज एन इंजीनियर, ठीक, ये है। तीसरा, यहां लिख देता हूं, ही सेंट मी अ गिफ्ट एंड आई थैंक्ड हिम फॉर अ गिफ्ट। अब इन एग्जाम्पल से देखो समझना, मैं इनमें थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूं, देखो एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ऐसा, आमेन और ये क्या है, दिमाग खराब, आमेन और आमेन। ऊपर वाला एनी एंड नीचे वाला वन, इंग्लिश में लिखा करो, कमेंट समझे। चलो, अब देखो यहां पे समझना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, एक मिनट, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका आर्टिकल नहीं उसका आर्टिकल चेंज करना था, लेकिन उसका तो हमने ए पहले लिख रखा था, चलो कोई नहीं। देखो, ठीक है, इसको तो दाई लिख देते हैं वापस, इसको नहीं लिखना था असल में, वो वाला चेंज करना था, कर दिया गलती से इसे। चलो, अब देखो समझो, ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, द मैन हैज लॉस्ट अ बुक, ये सेंटेंस सही है। यहां पर हमने बुक के साथ में आर्टिकल ए लिख रखा है, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि उसके पास काफी बुक्स थी, मान लो 10 20 15 5 उसके पास बुक्स रही होंगी, उनमें से उसने कोई एक खो दी है। अब वो कौन सी है वो अभी हमें पता नहीं है, तो लेकिन ये पता है कि एक है, तो हमने आर्टिकल ए लिख दिया, द मैन हैज लॉस्ट अ बुक, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमने विच आई गेव हिम लिख रखा है ना, ये रिलेटिव क्लॉज है, हु होम विच, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। अब हमने पढ़ा पिछली क्लासेज में कि रिलेटिव क्लॉजेज एडजेक्टिव होती हैं, तो ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है ना, वो इस बुक को डिफाइन करने के लिए है। मतलब हमने बुक को आइडेंटिफाई कर लिया कि विच बुक विच आई गेव हिम, जो मैंने उसको दी थी, तो इसका मतलब अब ये जो बुक है ना, इसकी आइडेंटिटी मेरे लिए डेफिनेट हो गई कि वही वाली बुक जो हमने उसको दी थी। अब इसके साथ में आर्टिकल लिखना पड़ेगा द, तो ऐसे नाउन डेफिनेट हो जाते हैं। नाउन के डेफिनेट होने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चल गया विच वन।
अगर किसी नाउन को लेकर हमें ये पता चल जाए विच वन, तो इसका मतलब वो हमारे लिए डेफिनेट आइडेंटिटी का है। ठीक। तो अगर ये केवल इतना लिखा होता तो हम नहीं बता पाते कि विच बुक। ठीक है। लेकिन जब हमने उसके साथ में रिलेटिव क्लॉज लिख दी तो हमें पता चल गया कौन सी बुक उसने खोई है जो मैंने उसको दी थी, तो हमने लिख दिया द बुक। अच्छा, उसके बाद में अगर ये सेंटेंस हमारा इतना लिखा हो, अ मैन वॉज एन इंजीनियर, तो इसका ये भी हम सही मान लेंगे। इसका मतलब हम ये मान लेंगे बहुत से मैन थे, 10 20 30 मैन थे, ठीक है, और उनमें से कोई एक मैन था वो इंजीनियर था, ठीक है, बाकी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे देखो हमने उस मैन को डिफाइन कर दिया, वेटिंग आउटसाइड। अभी जो वेटिंग आउटसाइड हमने लिखा ना, ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है इस मैन को डिफाइन करने के लिए। तो हमने यहाँ पे मैन को डिफाइन कर दिया, विच मैन। तो अगर मैन हमारे लिए डेफिनेट हो गया विच मैन, तब तो हमें यहाँ पे आर्टिकल द लिखना पड़ जाएगा, तो लिखो द। तो कोई नाउन डेफिनेट हमारे लिए कैसे होता है? जब हम उसके साथ में कोई क्लॉज या फ्रेज लिख दें जो उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर दे कि विच वन। जैसे यहाँ पे ये जो बुक है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिख दी। ठीक है। यहाँ पे जो मैन है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक फ्रेज लिख दी। तो अगर हम किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए उसके साथ कोई क्लॉज या फ्रेज लिख देते हैं तो उसकी आइडेंटिटी डेफिनेट हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि विच वन। तो विच वन का आंसर मिल जाने की वजह से वो डेफिनेट होता है, तो हम उसके साथ में द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमने लिखा ही सेंट मी अ गिफ्ट, कि उसने मुझे गिफ्ट भेजा, अच्छी बात। एंड आई थैंक्ड हिम, कॉमा लगा लेना, एंड आई थैंक्ड हिम फॉर गिफ्ट, और मैंने उसको गिफ्ट के लिए थैंक भी कहा। अब ध्यान से देखना, उसने जो मुझे गिफ्ट भेजा, ठीक है, चलो कैसा भी गिफ्ट उसने मुझे भेज दिया, कोई भी गिफ्ट भेज दिया जिसको मैं बता रहा हूं, अभी उसे नहीं पता कि विच गिफ्ट, उसे बस ये पता है कि हाँ गिफ्ट था, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको ये बताया कि मैंने उस गिफ्ट के लिए उसको थैंक किया, तब तो उसे पता चल गया विच गिफ्ट डिड आई थैंक हिम फॉर, किस गिफ्ट के लिए मैंने उसे थैंक किया। तो जब हम एक नाउन को पहले मेंशन कर चुके हैं और दोबारा उसे मेंशन करेंगे, तो हमारा लिसनर ऑलरेडी जान जाएगा कि ये वही नाउन की बात हो रही है, तो हम लिख देंगे द। तो यहाँ पे लिख दो द। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही सेंट मी अ गिफ्ट एंड आई थैंक्ड हिम फॉर द गिफ्ट। फॉर द गिफ्ट का मतलब दैट गिफ्ट, दैट का मतलब वो वाला जो उसने गिफ्ट मुझे भेजा, उसी के लिए मैंने उसको विक्रम सिंह बेटा, ये नाउन नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। हाँ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन नहीं है। ओवर टाइम करना बंद कर दो। तो मैं फिर से बताता हूं कि हम ये बात कर रहे थे कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई नाउन डेफिनेट है या नहीं, ठीक है। तो अगर कोई नाउन डेफिनेट है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके पता लगाने के ये तरीके होते हैं, या तो हम उस नाउन के साथ में कोई क्लॉज या फ्रेज लिख दें जो उसको डिफाइन कर दें, ठीक है। हाँ, या फिर हम फ्रेज ना लिखकर उसको पहले से मेंशन कर रखा हो। मान लो हमने कोई क्लॉज लिखी और उसके बाद में कोई दूसरी क्लॉज लिखी, उसमें एक नाउन है उसको दोबारा रिपीट करके लिख दिया गया। तो जब हम किसी एक नाउन को दोबारा रिपीट करके लिखते हैं तो उसकी आइडेंटिटी हमारे लिए डेफिनेट हो जाती है। तो मतलब कोई नाउन डेफिनेट तब होता है जब या तो हम उसके बारे में पहले से बात कर रहे हो तो हम जान जाते हैं कि विच वन, या हमने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्लॉज या फ्रेज लिख दियो जो उसको डिफाइन कर दे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसके अलावा और हो सकती है कि हमारे लिए कोई, बेटा विकास तू पहले सुन ले तो अपने आप जान जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने सबसे पहली क्लासेज में क्या समझाया था कि अगर सीखना है तो सबसे पहले आदत डालो सुनने की। बड़े फोन आ रहे। कि पहले सुनो ध्यान से दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में पूछो। अब जो आदमी कह रहा है उसकी तुम सुन नहीं रहे और उसको बोलने में नहीं दोगे। अब एक बच्चा ये पूछ रहा फर्स्ट में द मैन क्यों आया, अरे सोच लेना बेटा, थोड़ा सा अपने आप सोच लो क्यों आया, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। एक ही कमेंट 10 बार लिख दिया, उल्लू जैसी हरकत करते हो ना, फिर आता है गुस्सा कि चपका दें तुम्हारे। फोर्थ क्वेश्चन देखो। तो मैं बता रहा था कि कोई नाउन डेफिनेट तब होता है जब या तो हम उसके साथ में कोई क्लॉज या फ्रेज लिख देते हैं डिफाइन करने के लिए उसको, ठीक है, और या फिर हमने उसको पहले से मेंशन कर रखा होता अपनी कन्वर्सेशन में। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है जब कोई नाउन हमारे लिए डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो वो कंडीशन क्या होती है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैं किसी पर्सन से ये कह रहा हूं, प्लीज स्विच ऑन डैश टीवी, ठीक है। ये ब्लैंक फिल करना है हमें। जरा एक बार इसका आंसर बताना, तो प्लीज स्विच ऑन डैश टीवी। अभी विकास ही बताएगा, ये बड़ा दुखी हो रहा था ना, ये में द क्यों नहीं आया, द क्यों नहीं आया, अभी तेरे को समझ में आ जाएगा द क्यों नहीं आया। प्लीज स्विच ऑन डैश टीवी, इसका आंसर बताओ। हाँ, द टीवी, बढ़िया। और क्या? अच्छा सब, हाँ बढ़िया।
बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर तुम लोग बता रहे हो, द टीवी आएगा। लेकिन अब जरा मेरी भी बात सुन लेना, द क्यों आएगा यहाँ पे समझना, ठीक है। द यहाँ पे इसलिए आएगा, मान लो हम किसी पर्सन के घर पर हैं, ठीक है। हम किसी के पर्सन के घर पर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। और हमने उससे कहा कि भाई टीवी चलाओ जरा, देखें न्यूज में क्या आ रहा है, ठीक। अब चूंकि जिस पर्सन से हम ये कह रहे हैं घर में आदमी के ड्राइंग रूम में एक ही टीवी होगा, मल्टीपल टीवी सेट्स तो आदमी लगा नहीं देता है कि कुछ लोग उधर घूम के देखेंगे कुछ इधर देखेंगे। तो जब हम अपने लिसनर से कहेंगे ना तो उसे पता होगा विच टीवी इज बीइंग रेफर्ड टू, कि कौन सी टीवी को स्विच ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो उसको ऑन कर देगा। मतलब ये जो टीवी हमारे लिए डेफिनेट हुई है ना, ना तो हम टीवी के बारे में पहले से बात कर रहे थे, ना हमने टीवी को डिफाइन करने के लिए कोई क्लॉज या फ्रेज लिखी है, बस एक कॉन्टेक्स्ट से डेफिनेट हो गई। ये कॉन्टेक्स्ट से डेफिनेट हो गई, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ना वहां पे टीवी एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी टीवी को स्विच ऑन करने के लिए कहा जा रहा होगा जिसको ये स्विच ऑन कर सकता है, ठीक है। किसी भी टीवी को स्विच ऑन कर दोगे जो किसी पड़ोसी के घर में रखी होगी तो उसे तो नहीं कराएगा, ठीक है। लेकिन अब एक तीसरी सिचुएशन देखो, मान लो ये ड्राइंग रूम नहीं है, मान लो ये कि शोरूम है, और इस शोरूम में बहुत सी टीवी सेट्स हैं, और कोई कस्टमर टीवी परचेज करने आया, तो उसने देखा ये कोई पर्टिकुलर ब्रांड की बहुत सी टीवी सेट रखे हुए हैं लेकिन हैं सारे स्विच ऑफ। तो उसने सेल्समैन से कहा कि भाई इनमें से कोई एक मुझे ऑन करके दिखाओ, देखें कैसी पिक्चर क्वालिटी है, कैसा कलर कॉन्ट्रास्ट है, कैसा साउंड है। तो अब इनमें से वो कोई भी ऑन कर दे, क्योंकि सब एक ही मॉडल के हैं एक ही कंपनी के हैं, तो इनमें से कोई भी एक उसको ऑन करके दिखा सकता है। अब हमें नहीं पता वो कौन सा ऑन करेगा या कौन सा कोई पर्टिकुलर ऑन करने के लिए नहीं कहा जा रहा, कोई भी कर सकता है इनमें से। तो अब लो ये आ गया, आई बात समझ में। तो अगर हम इसमें प्लीज स्विच ऑन द टीवी लिख दें, करेक्ट। अगर हम प्लीज स्विच ऑन आर टीवी लिख दें, करेक्ट। जब हम आर टीवी लिखेंगे तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा वहां पे टीवीज और भी हैं, और वो टीवी डेफिनेट नहीं हो पाई जो स्विच ऑन करने के लिए कही जा रही है, वो इंडेफिनिट है, मतलब कोई भी ऑन कर सकता है उनमें से, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम द टीवी लिख देंगे तो इसका मतलब किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जहां पे एक ही टीवी है और वो डेफिनेट है और हमारे लिसनर जान पा रहा है कि कौन सी टीवी को स्विच ऑन करने के लिए उससे कहा जा रहा है। नो आर्टिकल नहीं यूज करना बच्चे, नो आर्टिकल मत यूज करना। हाँ, आर्टिकल के साथ में हम नो आर्टिकल यूज करते, टीवी के साथ में बिना आर्टिकल के यूज करते हैं, लेकिन जब टीवी का मतलब प्रोग्राम वगैरह होता है, जब टीवी का मतलब सेट ना हो तब, ठीक है। वो खैर आगे भी चलते रहेंगे तो बता दूंगा। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर हमने किसी नाउन को पहले से मेंशन नहीं कर रखा होगा, ठीक है। लेकिन मतलब हमने उसके बारे में पहले से कोई बात नहीं कर रखी है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है वहां पे वो एक ही है, तो हम उसके साथ में द आर्टिकल लिखेंगे। क्लास स्टॉप होगी, नहीं हो गई, क्लास स्मूथ चल रही है, ठीक है। चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे लिए और लिखता हूं, इसके भी ब्लैंक्स फिल करना। देखो, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। चलो, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, ये ब्लैंक फिल करो। ये हो गया फर्स्ट ब्लैंक और ये हो गया सेकंड ब्लैंक। दोनों ब्लैंक्स को फिल करो इस सेंटेंस में। एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे बेटा, ये मैं इसलिए बता देता हूं कि ए लिखाओ तो भी सही समझना, दा लिखाओ तो भी सही समझना, ठीक है। नो एरर के लिए समझा देता हूँ ये चीजें कि नो एरर के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आता है कॉमन एरर का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जबरदस्ती सही करना ही करना है। चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे समझना, एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, मान लो कोई पर्सन है, हमने उससे कहा कि भाई रूम से चेयर ले आओ। सपोज कोई एक रूम है और उस रूम में कोई एक चेयर स्पेयर है, एक्स्ट्रा रखी हुई है वहां पे, तो हमने कहा उस रूम से जाके उस चेयर को ले आओ, ठीक। तो अब जो हमारा लिसनर है उसे ये भी पता है कि रूम कौन सा है, और उसे ये भी पता है कि चेयर कौन सी है, क्योंकि रूम भी एक ही है चेयर भी एक ही है, तो दोनों ही डेफिनेट है, तो दोनों ही डेफिनेट है, तो हमने दा लिख दिया। जब रूम भी पता है विच रूम, चेयर भी पता है विच चेयर, क्योंकि उस रूम में एक ही चेयर है तो उसी को लाना है, तो हमने दा लिख दिया। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लेते हैं कि रूम तो एक ही है लेकिन उस रूम में चेयर कई है, लेकिन हमें लानी एक ही है। अब वो एक चेयर कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई भी ले जाए, तो रूम तो डेफिनेट है उसे कौन सा, लेकिन अब चेयर डेफिनेट नहीं रहेगी, कोई भी ला सकता है, तो ए लिख दिया, ठीक है। तीसरी सिचुएशन एक देख लेते हैं।
मान लेते हैं कि रूम भी कई हो गए और उन रूम्स में चाहे कई चेयर हो गई, ठीक है, या एक ही एक हो गई, भाई एक एक चेयर भी होगी अगर तीनों रूम में तब भी तीन चेयर हो गई, ठीक है। तो अब ना तो रूम डेफिनिट रहा, और जब रूम डेफिनिट नहीं रहा तो चेयर भी डेफिनिट नहीं रही, तो ये आ गया। मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूं अभी बताता हूं, ठीक है। इफ द रूम हैज मोर देन वन चेयर देर वेरी जी ए चेयर फ्रॉम, अच्छा ब्रिंग लिखना चाह रहा होगा बच्चा, हाँ श्रुति कृति श्रुति कीर्ति बच्चे, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। इफ देर इज स्पेसिफिक रूम वे चेयर्स आर, बढ़िया, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम, वन पर्टिकुलर चेयर वन पर्टिकुलर रूम, बहुत अच्छी बात है, देखो। चलो, तो कुल मिला के देखो मैं समझाता हूं कहानी क्या है। ये लास्ट ये एग्जांपल जो है ना, ये मैंने क्यों समझाया, ये मैंने एग्जांपल इसलिए समझाया है कि जिससे तुम ये समझ जाओ कि आर्टिकल्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। तो इनको रट्टा वट्टा मारने की कोशिश मत करना, इनको समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में जो आर्टिकल यूज हो रहा है, ठीक है, वो सही यूज हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हम उस कॉन्टेक्स्ट को अज्यूम नहीं कर पा रहे या सपोज नहीं कर पा रहे और हम समझ नहीं पा रहे, और हमें हमें एक चीज समझ में आ रही है, हम देख रहे हैं वैसा क्यों नहीं लिखा, जैसे वो भी विकास चिल्ला रहा था कि दा क्यों नहीं लिखा, दा क्यों दा क्यों लिख दिया, ए क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझ रहे होते हैं कुछ और लेकिन वहां पे कॉन्टेक्स्ट होता है कुछ और, ठीक है। तो रिजिड नहीं होना है, आर्टिकल्स कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा, और कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं होता क्योंकि हम थर्ड पर्सन होते हैं और हमें ऑब्जेक्टिव होकर पेपर को चेक करना होता है, मतलब पेपर में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होकर करने होते हैं। तो जो एग्जाम्पल लिखा है ना, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, उसके बेसिस पर फिर आंसर करो, ये है, मतलब रट्टा वट्टा काम नहीं करेगा, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। इफ देयर इज मोर देन वन रूम बट चेयर इज ओनली वन, ठीक है, बेवकूफी मत दिया करो नहीं तो कूटूंगा बहुत, समझे, सोचते नहीं हो। एक से ज्यादा रूम है, चेयर एक ही है, तो हम फिर रूम को मेंशन ही क्यों करेंगे, फिर हम चेयर नहीं कहेंगे उससे। एक रूम में चेयर कई है, बात समझ में आती है, चेयर और रूम कई है, चेयर एक है और हम एक लाने के लिए कह रहे हैं, तो बेतुकी बात है, लॉजिक के अगेंस्ट जा रहे हो। चलो, अब क्वेश्चंस पे मतलब वापस आते हैं, उनके थ्रू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, द होस्ट ऑफ द पार्टी, मैं फिर से बता रहा हूं, इन सर्टेन सिचुएशंस वी कैन यूज डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कई बार हम एक ही सेंटेंस में डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो लॉजिकल है ना तो उसको सही मान लिया करो, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें जो फर्स्ट टाइम लगा कि ये होना चाहिए और वो नहीं लिखा तो उसको सही मानने दो। टुडे इज माई फर्स्ट लाइव क्लास, ऐसा कैसे बे, ऐसा कैसे बच्चे, आज फर्स्ट क्लास है, बढ़िया। देखो, द होस्ट ऑफ द पार्टी कुड नॉट आइडेंटिफाई डैश गेस्ट, ब्लैंक आंसर बताते जाना सटासट, हाँ ए द, बढ़िया। हाँ, अब देखो, मान लो, देखो यहाँ पे पार्टी के साथ द लिखा, होस्ट के साथ भी द लिखा, इसका मतलब कोई एक डेफिनेट पार्टी है, कोई डेफिनेट होस्ट है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि वो गेस्ट को पहचान नहीं पाया। अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर गेस्ट था जिसको नहीं पहचान पाया, तब तो हम लिखेंगे द, या बहुत से गेस्ट थे उनमें से एक को नहीं पहचान पाया बाकियों को पहचान लिया तो हम लिखेंगे ए, मतलब एन तो नहीं, ए लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो हम द भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। द होस्ट ऑफ द पार्टी कुड नॉट आइडेंटिफाई अ गेस्ट, तो अ गेस्ट का मतलब हो गया कि जितने गेस्ट थे उनमें से किसी एक को, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो नहीं पहचान पाए, ठीक है। द का मतलब हो जाएंगे कोई मान लो ऐसा गेस्ट है जो पार्टी में ऊधम काट रहा है या लेट से आया या सबसे पहले आ गया या देखने में सब में सबसे अजीब लग रहा है, ठीक है, और हम उसी की बात कर रहे हैं तो द भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के द लिखो ए लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, द होस्ट ऑफ अ पार्टी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट गेस्ट, सेकंड का आंसर बताओ। टू में बच्चे आंसर बताना, क्वेश्चन टू जो है ना, अब उसका ब्लैंक बताओ इसमें क्या यूज करें। द होस्ट ऑफ अ पार्टी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट गेस्ट, तो एक वो सीएपीएफ की इंग्लिश के लिए क्या करें, बता दूंगा बेटा बता दूंगा, लेकिन लास्ट में पूछना, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो अनिमेश आचार्य ने भी सही बताया, सिद्धार्थ, हाँ बेटा सेकंड में आएगा ए। अब देखो ए क्यों लिख रहे हैं ये समझना, यहाँ पे हमने लिखा था होस्ट ऑफ अ पार्टी, अ पार्टी का मतलब किसी भी पार्टी का, मतलब यहाँ पे जनरल की बात हो रही है, ठीक है।
अब हम कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी में जो होस्ट होता है ना, होस्ट तो एक डेफिनेट पर्सन नहीं होता पार्टी का जो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने कहा था होस्ट ऑफ अ पार्टी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट गेस्ट, तो यहाँ पे पार्टी डेफिनेट थी तो उस पार्टी के गेस्ट भी डेफिनेट हो सकते हैं। यहाँ पे पार्टी ही इंडेफिनिट है, जब पार्टी ही इंडेफिनिट है तो गेस्ट कैसे डेफिनेट हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा ए। अब मतलब समझना, इन दोनों के डिफरेंस समझना। यहाँ पे कोई एक पार्टी है, उसका एक डेफिनेट होस्ट है, और उस होस्ट ने किसी एक गेस्ट को नहीं पहचान पाया, या एक कोई पर्टिकुलर गेस्ट है उसको नहीं पहचान पाया, मतलब अगर वो गेस्ट डेफिनेट है तो द लिख दो, नहीं डेफिनेट है कईयों में से कोई एक है तो ये लिख दो। लेकिन यहाँ पे जो हमने ए पार्टी लिखा ना, इससे हमें पता चल गया ये पार्टी डेफिनेट नहीं है, जनरल की बात हो रही है। अगर जनरल की बात कर रहे हो तो गेस्ट डेफिनेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो हमने आर्टिकल ए लिख दिया, ठीक है। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में एक तो ब्लैंक हो गया ये, इट इज नॉट सेफ फॉर, और एक हो गया ये दोनों ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखो तो किसमें क्या आएगा। वो देखो एक अनिमेश था, उसको भी डांट समझ के उसको चुप कराया, तब तक एक दूसरा चिल्लाने लग गया, वो कह रहा देयर आर मैनी रूम्स बट सिंगल चेयर, कि रूम्स बहुत से हैं, चेयर एक ही है और हमें नहीं पता। तुम लोग खोपड़ी नहीं यूज करते, अच्छा एक चीज तो है। थर्ड में बेटा आंसर बताओ, फॉर अ चाइल्ड टू बी क्रॉसिंग अ रोड, बढ़िया। 14 अप्रैल को परचेज किया, अभी तक फंडामेंटल कर रहा था। अच्छा बच्चे अच्छा। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो बात हम कह रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होगा कोई एक डेफिनेट में चाइल्ड होगा